मंत्री एकनाथ खड़से ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में एनसीपी द्वारा आयोजित पत्र परिषद में उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे को जीते जी भाजपा में प्रताड़ित किया जा रहा था और पंकजा मुंडे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे आणि मी आम्ही जवळपास 30-35 वर्ष एकत्र काम केले। एकत्र काम करत असताना या महाराष्ट्रामध्ये जो मारवाडी ब्राह्मणांचा पक्ष म्हटला जात होता, जी ओळख याची होती, ती ओळख ओबीसीचे चेहरे समोर आल्यानंतर पुसण्याचा प्रयत्न झाला। हे तर सत्य आहे की पूर्वी या दोघांच्या पलीकडे कोणी नव्हतं या पक्षामध्ये आणि ते घ्यायलाही तयार नव्हते त्या कालखंडामध्ये। अशी स्थिती असताना जे मी नावं सांगितलं तुम्हाला, मुंडे साहेब असतील, डांगे असतील, अण्णा डांगे असतील, नासर फरांदे असतील, भाऊसाहेब फुलकर असतील, एकनाथ खडसे असतील, महादेवराव शिवणकर असतील, तर असे अनेक चेहरे आहेत की जे भारतीय जनता पार्टीमध्ये आले आणि या भारतीय जनता पार्टीचा चेहरा बदलवण्याचं काम त्यांनी केलं। आता अशा स्थितीमध्ये स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे हयात असताना किती त्रास दिला हे मला माहिती आहे। अगदी केंद्र सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिमंडळामध्ये स्थान देण्यासाठी सुद्धा सकाळी 4 वाजेपर्यंत त्यांना वाट बघावी लागली। मी त्यांच्यासोबत हजर होतो। मधल्या कालखंडात इतकं छळवणूक झाली की त्यांना शेवटी पक्ष सोडण्याचा विचार त्यांच्या मनामध्ये आला होता। पक्ष सोडून द्यावा अशी स्थिती त्यांच्या मनामध्ये आली होती आणि तोच प्रकार आता पंकजाच्या बाबत सुरू आहे। मला वाटतं ओबीसीवर अन्याय करण्याची भूमिका ही सातत्यानं घेतली गेली, परंतु त्या ठिकाणी ओबीसीनेच मदत केली आणि थोडाफार अन्याय झाला तरी तो आम्ही सहन केला। भारतीय जनता पार्टीने नेहमीच ओबीसीची अवहेलना केली, हेळसांड केली। हे एका उदाहरणावरून नाही आहे, तर अगदी अण्णासाहेब डांगे होते, फरांदे होते, भाऊसाहेब फुंडकर होते, नंतरच्या कालखंडामध्ये एकनाथ खडसे आहे, पंकजा मुंडे आहे, गोपीनाथ मुंडे स्वतः हयात असताना सातत्यानं छळवण्याचे प्रकार या ठिकाणी झाले, पण तो पार्टीशी एकनिष्ठ सारेचे सारे राहिले आणि या माध्यमातून आता पंकजा मुंडे ही सक्षम महिला आहे, मुंडे साहेबांची कन्या आहे, सर्व महाराष्ट्रावर तिला मानणारा एक वर्ग आहे आणि अशा स्थितीमध्ये आतापर्यंत बघे पंकजाताईंना जी वागणूक दिली ते अत्यंत अपमानास्पद दिली। तिला फारसं काही त्या ठिकाणी कुठल्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी केलं असं नाही आहे। आता अलीकडे निवडणुका आल्या, त्यामुळे मतांची गरज आहे, त्यामुळे आता ओबीसी चेहरा पाहिजे। आता यांच्याकडे असा प्रॉमिनंट ओबीसी चेहरा भारतीय जनता पार्टीकडे नाही आणि त्यामुळे मग ओबीसी चेहऱ्यांना जवळ करणं, ओबीसींच्या आम्ही तारणहार आहे असं सांगणं, यासाठीचे हे सगळे प्रयत्न सुरू है। राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई के खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश किए गए पैसे का मालिक कौन है और इन सब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच क्या संबंध है, इस मुद्दे को उठाने के बाद राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री नितिन राउत ने आरोप लगाया है। ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। अकोला में कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित पत्र परिषद में पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य सभी विपक्षी दलों ने अडानी घोटाले पर एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग की थी, लेकिन सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय संसद की कार्रवाई स्थगित करती रही। नितिन राउत ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। संसद में जिस तरह काम चल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि देश में इमरजेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का काम कर रही है। निषेध करतो। ही लढाई लोकशाहीची आहे, ही लढाई संविधानाची आहे, ही लढाई देश वाचवण्याची आहे। एकेकाळी या देशाला स्वतंत्रता मिळावी म्हणून इंग्रजांच्या विरुद्ध आम्ही लढलो आणि जे त्या काळामध्ये इंग्रजांचे गुलाम राहिलेत, आता ते गुलाम आम्हाला गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न करतायत। अशा या नवीन गुलामांच्या विरुद्ध लढण्याची आमची ही लढाई आहे। ही लढाई आम्ही अत्यंत जिद्दीनं निकरानं या ठिकाणी लढू, या मोदारींचा सामना या ठिकाणी करू आणि यात आम्ही 100% विजयी होऊ, यात आम्हाला तीड मात्र शंका नाही।
बुल्ढाना जिले के शहर खामगांव में कचरा संग्रहण के कर्मचारियों ने काम बंद शुरू किया है। अपनी जान की परवाह किए बिना शहर में कूड़ा उठाने के बाद भी ठेकेदार कंपनी द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर व समय पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाते हुए इन कर्मियों ने शनिवार से विरोध शुरू किया है। इस मौके पर खामगांव नगर परिषद के कचरा संकलन के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार प्रायोजित योजना लागू करने की मांग की जा रही है। साथ ही सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की भी मांग की जा रही है और सफाई कर्मियों व वाहन चालकों को न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन दिया जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कचरा संकलन करने वाले कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू किया है। खामगांव शहर में 53 गाड़ियों के माध्यम से कचरा उठाने वाले करीब 150 कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है। आज या ठिकाणी सर्व घंटागाड्या बंद आहे, काम बंद आहे आणि आम्ही हे काम बंद यासाठी केलेलं आहे की मागील कॉन्ट्रॅक्टमध्ये सक्षम एंटरप्राइजेस DM आणि सृष्टी या तिन्ही कॉन्ट्रॅक्टरनं आम्हाला किमान वेतन दिलेलं नाही आहे। आज या ठिकाणी नवीन कॉन्ट्रॅक्टर 1 महिन्यासाठी आलेला आहे। कंपनीचं नाव आहे दीपक उतवानी काहीतरी आहे। तर त्यांना आम्ही एकच सांगितलेलं आहे की कलेक्टरच्या आदेशानुसार आम्हाला किमान वेतन देण्यात यावे। या ठिकाणी सर्व घंटागाड्या बंद आहे आणि 53 घंटागाड्या आहेत। याच्यावर 106 कामगार आहेत, एक्स्ट्रामध्ये 10 ते 15 लोक आहेत आणि डंपिंग ग्राउंड पर असे सर्व मिळून 150 कामगार आहेत। जोपर्यंत कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही काम बंद ठेवत आहे। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के माना में खुदाई में 3 दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां मिली है। ये मूर्तियां रामेश्वर इंगोले के घर के निर्माण के लिए खुदाई के दौरान मिली हैं। इसमें जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ की मूर्तियां शामिल है। ये मूर्तियां फिलहाल पुलिस को सौंप दी गई है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के माना गांव प्राचीन काल में मणिकपुर के नाम से जाना जाता था। माना गांव में एक घर के निर्माण कार्य के लिए JCB से खुदाई के दौरान पत्थर की प्राचीन मूर्तियां मिली है। ये जैन धर्म की 22वें तीर्थकर नेमिनाथ की मूर्ति है। इस बारे में तुरंत ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी गई। माना थाने के पुलिस निरीक्षक कैलाश भगत ने बताया कि इस संबंध में पुरातत्व विभाग को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि ये मूर्तियां 3000 साल पुरानी है। माना गांव पर बबुरवाना का शासन था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के बाद बबुरवाना ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया था। शायद ये मूर्तियां तभी की हो। 14 मार्च 1986 को माड़ा में उसी स्थान पर खुदाई के दौरान जैन धर्म की मूर्तियां मिलने की बात सामने आई है। मूर्तियां आज भी नागपुर के संग्रहालय में रखी हुई हैं। वैसे अब फिर से प्राचीन मूर्ति मिलने के बाद इन सब बातों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये मूर्तियां पुलिस को सौंप दी गई है। घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अकोट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अकोला में रहने वाली निशा की शादी कुछ साल पहले अकोला निवासी आकाश से हुई थी, लेकिन शादी के बाद आकाश और उसकी मां निशा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर निशा अपने मायके चले गई थी। लेकिन इसके बाद भी आरोपी उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देता था। 27 जून 2019 को निशा अपनी सहेली के साथ MIDC में अपनी दादी मंजुलाबाई तायड़े से मिलने गई थी। घर लौटते समय आकाश ने उसे सड़क पर चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब इसी मामले में कोर्ट ने सभी सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संत नगरी शेगांव में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक और ट्रेन को शेगांव में स्टॉपेज दिया है। नांदेड़ से जम्मू तवी हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को शेगांव स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। शेगांव में इस ट्रेन के पहुंचने पर लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
सेंट्रल रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर पुणे नागपुर एक्सप्रेस अगले 6 महीने तक शेगांव स्टेशन पर रुकेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 12422 अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12421 नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस शेगांव स्टेशन पर रुकेगी। जम्मू तवी नांदेड़ हमसफर एक्सप्रेस भी अब शेगांव स्टेशन पर रुकेगी। हुजूर साहिब नांदेड़ में जम्मू तवी हमसफर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के शेगांव रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद लोको पायलट और शेगांव स्टेशन से जाने वाले यात्रियों का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। शेगांव आने जाने वाले श्रद्धालुओं को इन ट्रेनों के स्टॉपेज मिलने से काफी सुविधा होगी। नांदेड जम्मू तवी जी गाडी आहे तिला इथे शेगावला थांबा मिळालेला आहे। खरंच ही आमच्या सर्वांसाठी आनंदाची बाब आहे आणि इथून दोन गाड्यांना जो थांबा मिळालेला आहे असा दिल्लीला जाणाऱ्या प्रत्येक गाडीला शेगाव येथे थांबा मिळावा, जेणेकरून आम्ही शेगाववरून प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवासियांना त्रास होणार नाही आणि आम्हाला खूप मोठी सुविधा मिळालेली आहे। आम्ही सरकारचे आभारी आहोत आणि भविष्यातही सर्व गाड्यांना इथे थांबा मिळावा ही आमची आग्रहाची विनंती आहे। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल ने अकोला दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, कल्याणकारी नीति को लागू करने वाले महान शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बुद्ध के विचारों का शासन स्थापित कर समस्त विश्व को मानवता और शांति का संदेश दिया। उनके विचार आज भी शांति का संदेश देते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए विश्व में भेजा। उस दौरान 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। विश्व में कई जगह इसके प्रमाण मिले हैं। दिल्ली के तत्कालीन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में लोग अब बौद्ध धर्म की ओर रुख कर रहे हैं और 2050 तक बौद्ध धर्म फिर से सार्वभौमिक हो जाएगा। राजेंद्र पाल गौतम ने विचार व्यक्त किया कि अनेक देश शत्रुता के कारण विनाश की कगार पर है और अब दुनिया के पास बुद्ध के विचारों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे अकोला शहर के खेड़कर भवन में सम्राट अशोक पर्व समारोह में धम्म क्रांति, आम्बेडकरी आंदोलन और बदलती परिस्थितियों की चुनौती जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान अधिकारी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के कोलोरी इलाके में पिछले कई दिनों से एक भालू घूम रहा था, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने भालू को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के कोलोरी इलाके में कई दिनों से एक भालू घूम रहा था। इससे किसानों व नागरिकों में डर का माहौल था। भालू के डर से किसान खेतों की ओर नहीं जा रहे थे। इस बारे में वन विभाग को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम को खामगांव वन परिक्षेत्र के जुनोना बीट के कोलोरी गांव के बाहरी इलाके में मक्का के खेत में एक भालू के बैठे होने की सूचना मिली, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और भालू को बेहोश कर उसे कैद कर लिया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार भालू को अंबा बरवा अभयारण्य जंगल में छोड़ दिया गया। अकोला के प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर में 5 से 7 अप्रैल तक हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। 3 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पहली बार जयपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध हवा महल की आकर्षक विशाल प्रतिकृति का निर्माण मंदिर के प्रवेश द्वार पर किया जाएगा। साथ ही सालासर मंदिर में प्रदेश में वारकरी संप्रदाय के सभी संतों की झांकी भी तैयार की जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान मंदिर के गर्भगृह में रामायण से अशोक वाटिका जीवंत रंगीन दृश्य झांकी के रूप में भक्तों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। 5 अप्रैल को शाम 6 बजे प्रसिद्ध सालासर सत्संग मंदिर की ओर से भव्य सामूहिक सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सुबह 5:45 पर पुजारियों और गणमान्य लोगों द्वारा हनुमंत जन्मोत्सव का समापन किया जाएगा। शाम के समय सामूहिक हनुमान स्रोत का पाठ और फिर आरती होगी। इस 3 दिवसीय जन्मोत्सव के दौरान सेवा समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। आयोजित समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 3 दिवसीय इस हनुमान जन्मोत्सव अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अकोला जिले के अकोट शहर में आपा चौक पर एक इलेक्ट्रिक डीपी के पास कबाड़ में आग लग गई थी। इस आग की वजह से डीपी को भी नुकसान हुआ है। अकोट के आपा चौक के पास स्थित डीपी के पास रखे कबाड़ में अचानक से आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलती हुई डीपी तक पहुंच गई और इस आग में डीपी भी जलकर खाक हो गई। डीपी में आग लगने से इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। घटना की जानकारी नागरिकों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिए।
इस आग में बिजली का डीपी भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया। वैसे आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बुल्ढाना जिले की सबसे बड़े सहकारी संस्था पुलिस कर्मचारी सहकारी संस्था का चुनाव शनिवार को हुआ। 1762 सदस्यों वाले इस संगठन का चुनाव परिणाम रविवार को घोषित होगा। इस चुनाव में 3 पैनल के बीच सीधी टक्कर है। बुल्ढाना पुलिस कर्मचारी सहकारी संस्था के संचालक मंडल के लिए चुनाव हो रहा है। कुल 34 करोड़ रुपए के कारोबार वाली इस संस्था के संचालक मंडल के लिए मतदान प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो रही है और रविवार को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होगा। शनिवार को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक सदस्य पुलिस कर्मियों ने मतदान किया। इस बार इस चुनाव में 3 पैनल के बीच मुकाबला है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। बुलढाणा पोलीस कर्मचाऱ्यांची पगारदार संस्था ही सन 2011 मध्ये स्थापन झालेली असून याचे प्रवर्तक श्री लक्ष्मी गौतम साहेब असे आहे। यामध्ये एकूण 1762 कर्मचारी आहेत मतदार आणि त्यामधले काही लोक मतदार आहेत आणि मतदान घेण्याची जी प्रक्रिया आहे 2 वर्ष त्यांना सिनियरिटी प्राप्त करावी लागते। 2 वर्षाच्या नंतर त्यांचं मतदान होतं आणि याची वार्षिक उलाढाल जवळपास 34 कोटी रुपये आहे आणि जिल्ह्यातील प्रथम क्रमांकाची ही सोसायटी है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज़ अकोला।